आप प्रवेश कर रहे हैं CNBC आवाज और इबेक्स कैश के शानदार स्टूडियो में। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मिड कैप मंत्र में। मैं हूं हर्षदा सावंत। शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। कमजोर ग्लोबल संकेतों से फिसला बाजार, निफ्टी करीब 90 अंक गिरकर 17,700 के नीचे। बैंक, फाइनेंशियल, IT स्टॉक्स ने बनाया दबाव। वहीं निफ्टी बैंक 300 पॉइंट कमजोर, लेकिन आज मिड कैप इंडेक्स में दिखा है दम। करीब 0.25% ऊपर है इंडेक्स। फार्मा, एनर्जी, पावर शेयरों ने दिया सहारा। और कैबिनेट की अहम बैठक में वैक्सीन मैत्री के तहत एक्सपोर्ट को मिल सकती है मंजूरी। इस महीने 26 करोड़ डोज का उत्पादन कर सकती है भारतीय कंपनियां। CNBC आवाज की एक्सक्लूसिव खबर। स्टॉक्स आज पैनाशिया बायो जैसे 7% भागे। और HDFC AMC में 1 करोड़ से ज्यादा शेयरों के हुए कई बड़े सौदे। स्टैंडर्ड लाइफ ने ब्लॉक डील के जरिए बेची हिस्सेदारी। स्टॉक आज 6% फिसला। CNBC आवाज की खबर पर लगी मोहर। मैक्स हेल्थ केयर में बड़े सौदों के जरिए करीब 0.10% शेयरों ने बदले हाथ। कुल वैल्यू 3,100 करोड़ रुपए से ज्यादा। कयाक इन्वेस्टमेंट्स ने बेची हिस्सेदारी। ये भी स्टॉक 6% टूटा। और पिरामिल ग्रुप ने दीवान हाउसिंग के अधिग्रहण किया पूरा। 87,000 करोड़ क्लेम के सामने कंपनी ने चुकाए 38,000 करोड़ रुपए। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा जैसे कर्जदारों को बड़ी राहत। और शिपिंग कंपनियों को भी मिली राहत। खाली कंटेनर्स पर कस्टम ड्यूटी की मियाद 3 महीने और बढ़ी। कस्टम विभाग ने जारी किया निर्देश। खबर के बाद शिपिंग कॉर्पोरेशन GE शिपिंग में दिखी बढ़त। और मार्केट के एक्शन पर नजरें रहेंगी, क्योंकि आज मिड कैप्स आउट परफॉर्म कर रहे हैं, भले ही बाकी बाजार में कुछ मुनाफा वसूली देखने को मिली हो। दरअसल विदेशी बाजारों से क्यूज कमजोर रहे हैं। ओवरनाइट अमेरिकी बाजारों में बिकवाली का दबाव, बॉन्ड यील्ड बढ़ने की चिंता बाजारों को सता रही है। एशिया बाजारों की कमजोर शुरुआत हुई और भारतीय बाजार में भी कमजोरी ही देखने को मिली, लेकिन दिन के लो लेवल से एक बहुत तगड़ी रिकवरी मिड कैप इंडेक्स ने दिखाई। तो इस समय पूरा जो मूड माहौल है वो तेजी का मिड कैप्स ने ही बनाया है, वरना अगर आप देखेंगे स्थिति थोड़ी सी बिगड़ सकती थी। सुबह में देखिए एडवांस डिक्लाइन रेशियो नेगेटिव टेरिटरी में था, लेकिन क्योंकि मिड कैप्स में रिकवरी आई है, अब हम देख रहे हैं बढ़ने वाले शेयरों की संख्या ज्यादा है गिरने वालों के मुकाबले। अलग अलग पॉकेट्स ऑफ स्ट्रेंथ है। आज उन तमाम चीजों पर नजरें रखेंगे और गावा साहब भी आपको बताएंगे कल एक्सपायरी से पहले आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए। लेकिन पहले आपके लिए हाइलाइट्स लेकर आते हैं इस मार्केट के। ग्लोबल मार्केट से कमजोरी देखने को मिली और यही भारतीय बाजारों पर भी दबाव डाल रहा है। यही वजह है कि निफ्टी 17,700 के नीचे 17,650 के आसपास इस समय कर रहा है कारोबार। याद रखिएगा 17,500 एक अहम लेवल है, 20 DMA है, उससे काफी दूर हैं हम। निफ्टी बैंकों में ज्यादा बिकवाली, 300 पॉइंट तक का नुकसान आज इंट्राडे में हमने देखा है। निजी बैंकों में सबसे ज्यादा प्रेशर आया है, लेकिन मिड कैप्स कर रहे हैं आउट परफॉर्म। इंडेक्स है 250 पॉइंट ऊपर। और यहां पर अगर आप गौर करें, पावर स्टॉक्स, रियल एस्टेट स्टॉक्स, मेटल शेयरों में सबसे ज्यादा खरीदारी देखने को मिली है। लेकिन बाजार पर दबाव क्या डाल रहा है? इस समय IT काउंटर्स में अनवाइंडिंग है, ये कमजोर कड़ी दिखने लगी है। ऑटो में मुनाफा वसूली का दबाव और निजी बैंक भी आज के सत्र में कमजोर खड़े हुए हैं। तो यह है अब तक की स्थिति। अब यहां से आगे बाजार की चाल कैसी रहेगी उस पर नजरें होंगी, और साथ ही साथ एक बार देख भी लेंगे कि डाउ फ्यूचर्स इशारा क्या कर रहा है। कल डाउ जोन्स 550 पॉइंट टूटा था, उसके सामने डाउ फ्यूचर से इशारा है कि 200 पॉइंट ऊपर खुलेगा इंडेक्स। लेकिन इस सब के बावजूद ज्यादा रिकवरी आई नहीं है निफ्टी में और ना ही सेंसेक्स में। गावा साहब, गुड आफ्टरनून। थोड़ी सी मुनाफा वसूली, 80 पॉइंट नीचे 17,667 के लेवल पर इस समय ट्रेड देखने को मिला है। क्या करेंगे आप आज के सत्र में? क्या आपको लग रहा है इस डिप का फायदा उठाया जाए, या फिर क्योंकि कल एक्सपायरी सर पर है इंडेक्स के ट्रेड से दूर रहे? गुड आफ्टरनून टू यू हर्षदा। वेल, लगता है कि यहाँ पर शॉर्ट कवरिंग हो रही है। किस जगह पे हो रही? उसी जगह पर जहां से कल बाउंस मिला था। कल एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग हुई और अपमूव मिला, और आज भी शॉर्ट कवरिंग हो रही है, रोल ओवर हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, लेकिन इससे ज्यादा मुझे गिरावट नजर नहीं आती। 17,600 बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। मुझे लगता नहीं वो ब्रेक होगा। अगर ब्रेक भी हो जाता तो 500 जो पॉसिबल मुझे लगता नहीं है। मैंने बाइंग बिटवीन 500 और 600 रखा है।
मिल नहीं रहा। अप मूव ऑन है, मुझे लगता है लास्ट के 1-1.5 घंटे में एक बहुत बढ़िया अप मूव मिल सकता है और वो शॉर्ट कवरिंग कल शायद हायर क्लोज यहां से देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि स्ट्रक्चरली वीक नहीं है मार्केट जब तक कि 17,500 ठीक है। 17,500 एक इंपॉर्टेंट लेवल है, जब तक उसके ऊपर है तब तक आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। जिस दिन वो टेस्ट होगा तो शायद बिकवाली और बढ़ सकती है। गावा साहब, स्टॉक वाइज आपकी क्या रणनीति रहेगी, इस समय क्या ट्रेड लें? बैंकिंग क्षेत्र, और बैंकिंग क्षेत्र आप है तो निफ्टी को गिरना है ही नहीं सवाल। 2 स्टॉक मैंने बैंकिंग क्षेत्र से लिए हैं। एक तो है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, यहाँ पर एक अच्छी तेजी है। एयू स्मॉल बैंक में लगता है मुझे कि ऑन द अपसाइड करीब 1220 के टारगेट नजर आते हैं। बहुत अच्छा बेस बना है, उसके बाद ब्रेकआउट मिला है। अब उनको लगता है स्टॉप होगा 1120 का। दूसरा स्टॉक जो मुझे अच्छा लगता है इस वक्त वो है सिटी यूनियन बैंक। बहुत ही बढ़िया बेस बना है और उसके बाद एक ब्रेकआउट मिला है, तो मुझे लगता है कि सिटी यूनियन बैंक में भी तेजी मिल सकती है। टारगेट अपसाइड करीब 160, 63, 64 जोन्स है। स्टॉप होगा 152 आज कल में देखने को मिलेंगे। तो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक और सिटी यूनियन बैंक में एक मौका खरीदारी का। वैसे हमने देखा है ये छोटे बैंकों में थोड़ा बहुत जोश देखने को मिला है, ज्यादा ऑफकोर्स क्यों सरकारी बैंकों की तरफ रहा है, लेकिन छोटे निजी बैंक भी भाग रहे हैं। चलिए आपको बता देते हैं कि किन स्टॉक्स में आज एक्शन बनता दिखाई दिया है, कहां पर खरीदारी दिख रही है ज्यादा। तो मेटल शेयरों में आज फिर चमक लौटती हुई दिखाई दी है और इस लिस्ट में सेल, नैल्को जैसी कंपनियां आपको दिखाई देंगी, जहां पर 3 से 4% तक की बढ़त देखने को मिली है। जिंदल स्टेनलेस आज 1.1% ऊपर है। मैनेजमेंट से कुछ ही क्षणों में बातचीत भी होगी। हिंदुस्तान कॉपर में भी हमने देखा है 3% तक की तेजी बनती दिखाई दी है। दरअसल चाइना में कई सारी स्टील मिल्स बंद हुई हैं, पावर की क्राइसिस है और वो फ्यूल कर रही है मेटल्स के दामों को। और पावर स्टॉक्स में भी आप देखिए बीजीआर एनर्जी 15% ऊपर, कल भी हम इसका जिक्र कर रहे थे। आज एक और नया ट्रेड देखा है जो तेजी में है, एबीबी पावर प्रोडक्ट्स। सीईएससी देखिए 6% ऊपर और आईएक्स के क्या कहने, आज 7% के गेंस पर दरअसल ये स्टॉक भी कर रहा है कारोबार। सरकारी कंपनियों में भी जोश देखने को मिला है। भेल 5.5% ऊपर, एनटीपीसी में करीब 5% का इजाफा। शिपिंग कॉर्पोरेशन और चेन्नई पेट्रो जैसे काउंटर्स में भी अच्छे वॉल्यूम्स पर 3% तक की खरीदारी देखने को मिली है। यही नहीं, आज का एक स्टार परफॉर्मर है पनाशिया बायो, और दरअसल आज कैबिनेट की बैठक में वैक्सीन के एक्सपोर्ट को लेकर चर्चा हुई है। आगे डिटेल्स 3 बजे आएंगे जरूर। 7% भागा। गोदरेज इंडस्ट्रीज ने वडाला के एक बड़े लैंड पार्सल को डेवलप करने की स्ट्रैटेजी सामने रखी, तो 7.5% वो शेयर ऊपर। कैनरा बैंक और नेवली लिग्नाइट जैसे स्टॉक्स भी हैं जहां पर खरीदारी देखने को मिली। तो मिड कैप्स में जो 250 अंकों की बढ़त है उसके स्टार परफॉर्मर्स आपके सामने, लेकिन फोकस रहेगा मेटल स्टॉक्स पर। मेटल काउंटर्स जैसे हम आपको बता रहे थे, वहां पर अच्छी खासी तेजी बनती दिखाई दी है। दरअसल एक चीज है, चाइना में जो पावर की क्राइसिस हो रही है, चीन के अलग अलग प्रोविंसेस में, अलग अलग राज्यों में पावर कट की घोषणा की गई, उसका इंपैक्ट देखने को मिला है मेटल्स पर। चाइना की जियांगसू स्टील मिल्स पूरी तरह से बंद है और वो इनफैक्ट फ्यूल कर सकती है स्टेनलेस स्टील के दाम गोइंग फॉरवर्ड और सप्लाई। इसी पर डिटेल में बात करेंगे। हमारे साथ जुड़ गए हैं जिंदल स्टेनलेस के डायरेक्टर तरुण खुलबे। उनसे पूछेंगे कि ये इंटरनेशनल सिचुएशन के क्या मायने हैं और ऑफ कोर्स ओवरऑल डिमांड की स्थिति क्या है। मिस्टर खुलबे, स्वागत है आपका। ये जो चाइना में कई सारी स्टील मिल बंद हुई हैं, उससे आप क्या पकड़ रहे हैं? क्या ये और प्राइसेस को फ्यूल कर रहा है? क्या डिमांड भारत में आ सकती है इसके मद्देनजर? देखिए, अगर स्टेनलेस स्टील की हम डिमांड के बारे में बात करते हैं तो इसको पहले हम देखते हैं कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इंडिया की जो जीडीपी जो रिवाइज अभी 21-22 के लिए दी है वो करीब 9.5% दी है। तो स्टेनलेस स्टील की डिमांड भी कहीं ना कहीं जीडीपी से थोड़ी लिंक्ड होती है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि स्टेनलेस स्टील की डिमांड में भी अदरवाइज ऑल्सो ग्रोथ आनी चाहिए 8 से 10% की। अब स्टेनलेस स्टील का इंडिया में अगर हम कंजम्पशन की बात करें तो करीब 12% कंजम्पशन होता है जो कंस्ट्रक्शन और इंफ्रा में, 13% का कंजम्पशन होता है ऑटोमोटिव, रेलवे एंड 30% है कैपिटल गुड्स में, 44% है हाउस होल्ड गुड्स एंड ड्यूरेबल्स में। तो लेकिन गोइंग फॉरवर्ड जैसा कि गवर्नमेंट की भी जो प्राइवेट एंड गवर्नमेंट की स्पेंडिंग है इंफ्रा के ऊपर, और जिस तरीके से गवर्नमेंट के आगे के प्लान्स हैं जिसमें कि स्टेशन रेलवेज रीडिप्लॉयमेंट है, नए मेट्रो स्टेशन, नए मेट्रो लाइंस हैं, एयरपोर्ट नए बन रहे हैं और जो नए हाईवेज बन रहे हैं, तो ये सारी चीजों को देखते हुए
मुझे ऐसा लगता है कि, और हमें ऐसा लगता है कि स्टेनलेस स्टील की डिमांड स्ट्रांग है और स्ट्रांग रहनी चाहिए। और वर्ल्ड ओवर भी, ग्लोबल मार्केट में भी अगर हम देखें तो स्टेनलेस स्टील की डिमांड स्ट्रांग ही है। और क्योंकि जब पोस्ट पैंडेमिक जो आपकी वहाँ की गवर्नमेंट्स ने, ईयू में भी, क्वांटिफाई कर पाएंगे इस डिमांड को, कितनी ग्रोथ देखने को मिल सकती है? क्योंकि आपने कहा भारत में सरकारी इंफ्रा में स्पेंड देखने को मिला है, इनफैक्ट भारत की निजी कंपनियां भी खर्च कर रही है, तो स्टील की डिमांड उस लिहाज से भी आ रही है। डिमांड में कितनी और इम्प्रूवमेंट क्या आप गाइड कर रहे हैं? डिमांड ग्रोथ के लिहाज से कितने वॉल्यूम्स बढ़ सकते हैं? स्टेनलेस स्टील में जो टोटल मार्केट की को अगर देखें तो हम 8 से 10% का ग्रोथ एक्सपेक्ट करते हैं, जो इस साल में भी रहना चाहिए। ओके, 8 to 10% ग्रोथ। सर, आपने जो हाल ही में कई सारे एनालिस्ट से बातचीत की, उसमें आपने एक सीरीज 400 प्रोडक्ट का काफी जिक्र किया है। मुझे बताइए ये सीरीज 400 प्रोडक्ट है क्या, किन किन सेक्टर्स में डिमांड आ रही है और यहाँ पर प्राइसिंग की स्थिति क्या रहती है? क्या ये हाई वैल्यू एडेड प्रोडक्ट है? देखिए, स्टेनलेस स्टील में डिफरेंट सीरीज होती हैं, जिसमें जिनको हम मेजरली 200, 200, 300 और 400 सीरीज में क्लासिफाई करते हैं। जो 400 सीरीज जो होती है, इसमें इसके मेजर जो कंटेंट है उसमें क्रोम, आयरन ही मेन कंटेंट होता है। एंड जो मेनली होता है, इसमें निकल नहीं होता। और निकल नहीं होने से इस जो सीरीज में जो वॉलेटिलिटी है, जो प्राइसिंग की या कॉस्ट की, वो थोड़ी सी कम हो जाती है रिलेटिवली। और जहां तक इसके कंजम्पशन की बात है, 400 सीरीज में आप इंडिया में जो रेलवे में हम कोचेस देखते हैं, जो वैगन्स देखते हैं, ये सब 400 सीरीज के ही बनते हैं। जो अपना ये जो लिफ्ट एंड एलिवेटर सेगमेंट है, ऑटोमोटिव सेगमेंट है, उसमें भी 400 सीरीज ही जाता है। और जहां तक हमारा सवाल है, हम लोग इसको एक्सपोर्ट मार्केट में भी काफी स्ट्रॉन्ग देखते हैं, और हमारा रफली अराउंड 15 to 20% ऑफ एक्सपोर्ट का जो वॉल्यूम है वो भी 400 सीरीज में ही रहता है। तो वहां से भी अच्छी खासी डिमांड आ रही है। सर, मैंने आपसे सबसे पहले पूछा था, अब चाइना में क्योंकि कुछ स्टील मिल्स बंद हो रही हैं, क्या वो डिमांड भारत में आ सकती है? क्या इस पर आप रोशनी डाल पाएंगे? साथ ही आपका कैपेसिटी बढ़ाने का भी प्लान था एट द एंड ऑफ द ईयर, जो आपने टारगेट किया था लगभग 3 मिलियन टन पर एनम की कैपेसिटी, क्या वो ऑन ट्रैक चल रहे हैं? तो हर्षदा, इसमें जहां तक चाइना का जो फिनोमिना आप जो बोल रही हैं, ये भी रिसेंट न्यूज हैं। हालांकि अगर हम पास्ट में देखते हैं या अपने पिछले 4 महीनों को देखते हैं, तो उसमें तो चाइना से एक्सपोर्ट इंडिया में बल्कि ज्यादा ही हुआ है। इनफैक्ट अगर हम डेटा को देखें तो पिछले साल के एवरेज से इंडिया में जो पिछले जो शुरू के 4 महीने में, अप्रैल टू जुलाई का डेटा है, वो 177% इंपोर्ट्स में इंक्रीज हुआ है इंडिया में। और उसमें भी चाइना और इंडोनेशिया से का जो शेयर है उसमें 80% रहा। लेकिन अब ये जो फिनोमेना की हम आप जो बात कर रहे हैं, ये अभी नया फिनोमेना है। इसको अभी हमें देखना है, क्योंकि अभी तक चाइना से हमको एक्सपोर्ट में और पर्टिकुलरली इंडिया में तो बिल्कुल ही कमी नजर नहीं आई है। दूसरे देशों के भी डेटा में जब हम देखते हैं तो अभी तक तो चाइना से एक्सपोर्ट बराबर बना हुआ रहा है। एंड अब आगे जिस तरीके से ये किस तरीके से बिहेव करते हैं, क्योंकि चाइना में इससे पहले भी जब भी प्रोडक्शन कम होने की, जब एक्सपोर्ट ड्यूटी वगैरह की भी बात आई, लेकिन हिंदुस्तान में जो इंपोर्ट वहां से आ रहा है उसमें हमको उतनी कमी नहीं देखी गई। लेकिन आगे जैसे किस तरीके से ये होता है, उसको हमें भी थोड़ा सा वॉच करना है। सर, फाइनली ये जो आपका जेएसएल के साथ मर्जर होने वाला था, टाइमलाइंस ऑफ कोर्स पर आप काम कर रहे हैं, फाइनल अपडेट क्या है एट द मोमेंट? ओके, तो इसमें जिंदल स्टेनलेस हिसार का मर्जर जेएसएल में होना है। दिस मर्जर इज ऑन कोर्स, और इसमें ऑलरेडी हमारे पास एससी और सेबी के अप्रूवल्स हैं। एनसीएलटी में हमारा एप्लीकेशन लगा हुआ है, और मुझे उम्मीद है कि वो भी हमको वहां से भी जल्द ही अप्रूवल मिल जाना चाहिए। पोस्ट मर्जर मुझे लगता है कि एक इकोनॉमिकली और फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग कंपनी बनेगी, और जो कि ज्यादा कॉम्पिटिटिव भी होगी, और इस कंपनी को स्केल ऑफ ऑपरेशन का भी एडवांटेज मिलेगा, क्योंकि उड़ीसा के हमारे प्लांट में हमारे पास रेडी इंफ्रास्ट्रक्चर है फर्दर एक्सपांशन के लिए। उसके अलावा जो जहां तक कैपेसिटी की बात है, ये मर्ज एंटिटी की कैपेसिटी दोनों प्लांट मिलाने से 1.9 बिलियन होती है।
लेकिन जैसा कि आपने पूछा भी और हमने पहले भी अनाउंस किया है कि एज अ कंपनी हमने उड़ीसा में 1 मिलियन टन का एक्सपेंशन ऑलरेडी स्टार्ट किया है, जो कि नेक्स्ट ईयर के एंड तक ऑपरेशन में आना चाहिए। तो विद दैट ये मर्ज एंटिटी की कैपेसिटी 2.9 मिलियन हो जाएगी और ये इसके साथ ही ये 2.9 मिलियन के साथ ये कंपनी दुनिया की टॉप 10 स्टेनलेस स्टील कंपनी में गिनी जाने लगेगी। इस कंपनी को एडवांटेज दोनों तरफ से होंगे, क्योंकि उड़ीसा से वॉल्यूम का एडवांटेज आएगा और जो हिसार प्लांट से जो हमारे निश प्रोडक्ट, स्पेशल प्रोडक्ट हैं, उसकी फायदा आपके हाथ लगेगा। कुलबे साहब, हमारे पास थोड़ी सी समय की कमी है, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय निकाला और ऑफ कोर्स एक आउटलुक दिया कि डिमांड काफी बेहतर है, अच्छी खासी ग्रोथ की उम्मीद। और जैसे हम चर्चा कर रहे थे 3% ऊपर जिंदल स्टेनलेस का स्टॉक भी आ चुका है, खरीदारी देखने को मिली है आज मेटल स्पेस में। शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए। चलिए, मार्केट्स निचले लेवल से रिकवर हो रहा है। इस समय निफ्टी में सिर्फ 60 पॉइंट्स की गिरावट रह गई, अच्छा संकेत है। निफ्टी बैंक 200 पॉइंट से ज्यादा कमजोर था, इस समय 164 अंकों की गिरावट रह गई है। वक्त हो रहा है इसी मोड पर ब्रेक लेने का। ब्रेक में जाते जाते मैं आपको बता दूं कि सीएनबीसी आवाज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज मिलकर हमारी खास मुहिम इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर्स एक बार फिर लेकर आए हैं, ताकि आप जैसे निवेशक हमेशा अपने निवेश के प्रति जागरूक रहें। निवेश को लेकर कई सारे नियम कायदे हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। कई ऐसे लोग भी आपको मिलेंगे जो मोटे मुनाफे के वादे करते हैं। याद रखिएगा, अक्सर वो लोग जो आपको गारंटीड रिटर्न्स देते हैं, बिना लॉस के रिटर्न्स देते हैं, वहां पर कुछ गड़बड़ हो सकती है। पॉन्जी स्कीम्स होती हैं ये। इस तरह की स्कीम से बचें और अपनी पूंजी को सुरक्षित जगहों पर ही निवेश करें। लेंगे एक ब्रेक, आप बने रहिए सीएनबीसी आवाज के साथ।